जोखिम नहीं लेने वाले निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन क्या फिक्स डिपॉजिट वाकई में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है? जी नहीं। इन्फ्लेशन रिस्क आपके मुनाफे को खा जाता है, तो क्या फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमाई की जा सकती है? क्या ऐसा कोई निवेश है जहां पर बिना जोखिम लिए और महंगाई को मात दिए आपको मुनाफा मिल सके? अगर आप पोर्टफोलियो प्लानिंग के तहत चलेंगे तो जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है और आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और आज योर मनी इन तमाम पहलुओं पर ही फोकस करेगा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आइए देखते हैं शो की हाइलाइट्स। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से नहीं बनेगा काम, लक्ष्यों के लिए पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन के गुर सिखाएगा आपको आज योर मनी। बच्चों के भविष्य के लिए इंश्योरेंस के साथ निवेश वाले प्लान कितने सही, समझे निवेश और इंश्योरेंस का बैलेंस। और अगर आप हमें टीवी पर लाइव देख रहे हो या फेसबुक पर अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू कविता। और सीधा आज हम शुरू करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ और इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक अंकित खंडेलवाल फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार अंकित। जी नमस्कार कविता जी। ऑलराइट, तो आपने इंश्योरेंस पे अपना सवाल हमसे पूछा है। मुझे बताइए कि आपने ये तमाम प्लान सिलेक्ट किए हैं, खरीदा है इनमें से कुछ आपने अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने कुछ खरीदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मेरा सवाल लिया है। थैंक यू सो मच, आपने सवाल योर मनी को भेजा। जी बताइए। जी मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक टर्म इंश्योरेंस लूँ, बट आई एम वेरी कंफ्यूज विच वन टू गो अहेड विद। मार्केट में इतने सारे हैं, एगॉन है, आईसीआईसीआई है एंड अदर प्लेयर्स भी है। तो माय क्वेश्चन इज विच टर्म इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर मी एंड इज इट एडवाइजेबल टू गो अहेड एंड सिलेक्ट राइडर्स आल्सो? ओके, ठीक है। आपके पास फिलहाल कोई और इंश्योरेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस या क्रिटिकल इंश्योरेंस? जी LIC की एंडोमेंट पॉलिसी है इंश्योरेंस से, बस उतना ही है अभी तो। ऑलराइट, आपकी उम्र 27 साल की है और आपका ईयरली पैकेज लगभग 10 लाख का है ना? हाँ जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है हर्ष, तुमने इतनी कम उम्र में अपने लिए एक टर्म प्लान लेने के बारे में सोच लिया है। लेकिन अक्सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टर्म प्लान लेने पर किन किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है, सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। अक्सर लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रीमियम कॉस्ट देखते हैं। सही तरीका एक टर्म प्लान सिलेक्ट करने का क्या है? कविता, टर्म प्लान हमने ऑलवेज एडवोकेट किया है कि एक इन्हें इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपके डिपेंडेंट्स के लिए काम आती हैं। जब आप नहीं रहेंगे तब आपके डिपेंडेंट्स को ये पैसे मिलने वाले हैं। सो पहला सवाल आपको ये पूछना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ तो मेरे परिवार को कंपनी वो बिना उन्हें तकलीफ दिए, बिना उन्हें दौड़ाए उनको पैसे मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके पास मार्केट लीडर्स हैं, आपके पास जो 5 टॉप की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। LIC टर्म प्लान भी देता है, लेकिन LIC का टर्म प्लान बहुत ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम प्राइवेट अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, जिसमें हम अगर टॉप 5 कंपनीज की भी अगर बात करें, तो इनमें आपको ये देखना है कि एक मार्केट शेयर जो लीडरशिप है, जो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ नंबर्स, कि जितनी ज़्यादा पॉलिसीज होती है उतना रिस्क डाइवर्सिफाई इंश्योरेंस कंपनी का भी होता है। तो उस हिसाब से अगर कोई कंपनी जो बिगेस्ट मार्केट शेयर है उनका, तो वो एक पहलू होता है। दूसरा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, जिसके सामने आपने अगर 10,000 रुपये भरे हैं या 12,000 रुपये भरे हैं, तो वो कंपनी अगर आपकी डेथ के बाद में आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया देने वाली है। उसी प्रकार उन्होंने काफ़ी लोगों का इंश्योरेंस कर रखा है। री इंश्योरेंस किस तरह से कर रखे हैं, कंपनी की खुद की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, ये और उनके ग्रुप अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, तो सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं होती, वो अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी वो प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात आपको देखनी है कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो उनका क्या है। इंश्योरेंस एक वादा है, इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है और कुछ नहीं मिल रही है आपको, एक आपको तसल्ली मिल रही है, एक वादा मिल रहा है कि अगर आप नहीं रहे तो मैं आपके परिवार को इतने रुपए दूंगा। ये सिर्फ एक प्रॉमिस है। तो ये प्रॉमिस आज तक किसने इसे फुलफिल किया है, ये डेटा आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देता है।
अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो का अलग अलग पहलू है। उसमें एक पहलू है जिसमें आप टर्म प्लान का कितना क्लेम सेटल हुआ है, या सेविंग्स बेस्ड एंडाउमेंट पॉलिसीज का कितना हुआ, कितनी मैच्योरिटी है, ये अलग अलग पहलू हैं, लेकिन हम फिलहाल उसमें नहीं जाते। अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आज तक कंपनी ने अगर 100 क्लेम आए तो क्या उन्होंने सभी को दिए या 95 लोगों को कम से कम क्लेम दिया है कि नहीं। तो ये एक पैरामीटर है जिसमें वो अपने आप का अपना एक डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमने एक्चुअली वादा निभाया है। So, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट नहीं किया है या अगर उसका रेशियो कम है मतलब वो कंपनी खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज कई बार क्लेम सेटलमेंट के लिए जो जानकारी आपको पॉलिसी होल्डर से मिलती है वो पर्याप्त नहीं होती हैं, वो पाई जाती हैं कि गलत हैं कई बार। इसलिए भी हमने देखा है कि क्लेम्स रिजेक्ट किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। एब्सोल्युटली राइट। सो पहला सिचुएशन ये फॉर एन एप्लीकेंट जो प्रपोज कर रहा है अपनी पॉलिसी के लिए, उनके लिए है कि आप सारी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली देते हैं। राइट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आए हैं, अगर उन्होंने 95 क्लेम्स दिए हैं और 5 क्लेम्स नहीं दिए हैं, तो वो 5 हम समझ रहे हैं कि वो नॉन डिस्क्लोजर में आते हैं। ओके। आप अगर 10 या 20% क्लेम्स नहीं सेटल कर रहे हैं तो ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि उन परिवारों पे क्या बीतती होगी ये एक इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान देना है। सो आपसे ये कह सकता हूं मैं कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं प्रीमियम, हो सकता है थोड़ा फर्क हो, कोई कंपनी है आपसे 10,000 मांग रही है, कोई आपसे 12 या 14,000 मांग रही है, तो सालाना अगर आप देखेंगे फर्क अगर 2-3 हज़ार रुपए का ही है या थोड़े हजारों का ही है, वो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो उतना कमा लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो वो 1 करोड़ रुपया कोई अपने परिवार को बिना सोचे समझे, बिना अगर तकलीफ दिए पैसे देते हैं तो वो तसल्ली मिलना ज़्यादा बेहतर है। सो इन सब पैरामीटर्स के मेरी पर्सनल सजेशन जो है वो मैं आपको 5 कंपनियों के नाम बता दूं, उनके टर्म प्लान आप कंसिडर कर सकते हैं, और इनमें अगर कोई सस्ता है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। ICICI, प्रू लाइफ, HDFC लाइफ, SBI, बिरला और टाटा, इन कंपनीज में से अगर आपके पास कोई पॉलिसी होती है, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मार्केट लीडरशिप, इनके जो क्लेम सेटलमेंट रेशियोज हैं बहुत हेल्दी हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो दूसरा पहलू है सवाल का, जहाँ इन्होंने क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में पूछा है, अब मेरे ख्याल से समय आ गया है जब हमारे पास एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो हो। मेरे ख्याल से इतनी सारी तरह की पॉलिसीज हो गई है, और साथ ही हर्ष, आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप भी राजी करेंगे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत अहम हिस्सा है आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का, आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग का। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ साथ अब वक्त आ गया आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो भी हो, जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो नॉर्मल होती है, जो बेसिक पॉलिसी है, उसके साथ साथ आपके पास एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर्स हो, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज हो, या आपको कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज चाहिए वो भी आप कवर कर सकें उस पोर्टफोलियो के तहत। टर्म इंश्योरेंस के साथ राइडर लेना सही होगा, या आपको लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक कंप्लीट फीचर पैक्ड कवरेज की जरूरत है आपको? अगर हम राइडर की बात करते हैं टर्म प्लान के साथ में, तो हमारा सुझाव ये है कि आप पर्सनल एक्सीडेंट राइडर टर्म प्लान के साथ जोड़े नहीं, उसे अलग रखें। और एक स्टैंड अलोन पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो देती हैं उनसे खरीदा जाए। सो राइडर के रूप में अगर आप चाहते हैं तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्यों एक्सीडेंटल पॉलिसीज नहीं लूं राइडर के तौर पे और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लूं? ओके, सो अगर हम एक्सीडेंट पॉलिसी की बात करते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स आर पेड। एक्सीडेंटल डेथ की अगर हम बात करते हैं, उसमें एक फीचर है एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो अगर एक इंसान की अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है, एक डेथ हुई है जिसे पॉलिसी के जो होल्डर के परिवार है वो कहते हैं एक्सीडेंट है, इंश्योरेंस कंपनी डिस्प्यूट करती है कि ये डेथ जरूर है लेकिन एक्सीडेंटल नहीं है। ओके। सो इसमें क्या होगा कि आपका टर्म प्लान का भी सम इंश्योर अटक जाता है और आपका पर्सनल जो एक्सीडेंट राइडर है वो भी आपका डिस्प्यूट में चला गया। Okay. अगर आप इन दोनों चीजों को अलग करते हैं तो डेथ ड्यू टू एनी रीजन आपकी टर्म प्लान में मिलती है, इंक्लूडिंग सुसाइड आफ्टर 1 ईयर। राइट। सो डेथ ड्यू टू एनी रीजन में आपको 1 करोड़ रुपया टर्म प्लान का तो मिल गया। अगर कोई कारण से डिस्प्यूट उठता है, कॉज ऑफ डेथ इज नॉट एक्सीडेंट, तो आपका सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे डिस्प्यूट चल रहा है। Okay. आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान का पैसा तो आपके परिवार को मिल गया, नहीं तो पूरा अटक जाता है आपका जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। दूसरी बात यह कि जब आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में पर्सनल एक्सीडेंट ले रहे हैं, उसमें जो स्कोप ऑफ कवरेज है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जब आप राइडर के रूप में लेते हैं। सो वही कॉस्ट में ऑलमोस्ट आपको एक अलग पॉलिसी लेनी है जिसमें आपको एक वीकली कॉम्पेंसेशन में मिलता है इन केस ऑफ टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी, जो आपको राइडर के रूप में नहीं मिल रहा। सो बहुत सारे फायदे हैं कि आप अगर इसे अलग करते हैं तो बेहतर है। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इलनेस में क्या है कि आप अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट से डायग्नोस होते हैं
और आप 15 दिन या 30 दिन सर्वाइव करते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड तुरंत मिल जाता है। इसमें कॉज ऑफ डेथ का डिस्प्यूट नहीं है, या तो आप जिंदा हैं या तो नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो टर्म प्लान मिल रहा है, अगर आप जिंदा हैं तो क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डिस्प्यूट नहीं उठता है इन कॉज ऑफ द पर्पस ऑफ क्लेम। सो राइडर के रूप में आप लेना चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस जरूर जोड़ सकते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट मेरा सुझाव है कि आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक स्टैंड अलोन और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। ऑलराइट, क्या अंकित फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ जी। आपको समझ में आ गई आपको क्या रणनीति अपनानी है? हाँ जी। ऑलराइट, शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के। आगे बढ़ते हैं और हमारे फेसबुक के दर्शक मैक्सी दीवान का सवाल मैं लूंगी। और इन्होंने L&T टैक्स सेविंग एडवांस में निवेश किया हुआ है, लगभग 2 लाख से कुछ ज़्यादा इन्होंने निवेश किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसका भविष्य क्या है, क्या आपने इस फंड में निवेशित रहें या नहीं रहें। लॉक इन है तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी अभी निवेश किया है तो आपको रुकना तो पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि इट्स एन ELSS फंड, इसमें आप 3 साल तक तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो फंड किस तरह भी परफॉर्म कर रहा है आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते। बट नेवरदलेस L&T एज अ फंड हाउस अच्छा है। L&T टैक्स एडवांटेज जो फंड है वो स्कीम भी अच्छी है। सो एज ऑफ नाउ आप इसमें बने रहें। और ऑब्वियसली अगर हम इसे कंपेयर करेंगे कि दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम्स जो हैं उसके बदौलत ये कैसा कर रहा है, तो काफ़ी नाम आपको मिल जाएंगे उसमें जो इससे शायद थोड़े अच्छे हों। लेकिन बट नेवरदलेस एज ऑफ नाउ आई डोंट सी अ रीज़न कि आपको इसमें से निकलने की ज़रूरत है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और विशाल मुदगल का सवाल मैं लूंगी। ये NRI हैं और इनके परिवार में पत्नी, माँ और 3 साल की बेटी है और अप्रैल में इन्हें दूसरा बच्चा होने की भी उम्मीद है। लेकिन अब इनका जो लक्ष्य है 15 साल में 2 करोड़ रुपए जुटाने का है। अब इनका जो निवेश है वो पूरी तरह से जो पोर्टफोलियो दिया गया है इनकी तरफ से वो फिक्स डिपॉजिट का ही है, जहां पर इनके पास 3 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, फिर 1.5 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, एक और इनके पास 1.5 लाख की फिक्स डिपॉजिट है जो कि अलग अलग ड्यूरेशन में मैच्योर हो रही है। इसके अलावा इन्होंने एक्सिस फोकस 25 फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी LSS स्कीम भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हुई है। PPF में ये डाल रहे हैं हर महीना 8,000 रुपए और साथ ही अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो जिन्होंने दिया है उसमें LIC की जीवन पॉलिसी है, बजाज आलियांज का इन्वेस्ट गेन इकोनॉमी इन्होंने खरीदा हुआ है, मैक्स लाइफ फ्यूचर गेन जीनियस है और साथ ही मैक्स शिक्षा प्लस सुपर है। तो अपने बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए भी इन्होंने इंश्योरेंस में निवेश किया हुआ है। ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं इनके पास, हालांकि इन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की हमें जानकारी नहीं दी है जो सबसे अहम जानकारी है। लेकिन चलिए बात करते हैं हर्ष से। तो हर्ष, बहुत ही डेट की तरफ झुकाव है इनके पूरे पोर्टफोलियो में। ट्रेडिशनल इंडियन की तरह मेरे ख्याल से इनको फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा भरोसा है और क्योंकि अब तक हमारी ये मानसिकता और धारणाएं हैं कि आप जोखिम खत्म कर देंगे, आपको अगर जोखिम नहीं लेना उठाना है तो आप जाइए फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन वहां भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो ये है कि आप महंगाई को मात नहीं दे पाते हैं। एक तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके ब्याज पर टैक्स लगता है और दूसरा ये कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। विशाल के लिए आप क्या कहेंगे, जितनी भी इनकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसको अगर हम पहले कंसिडर करें तो? सो कविता, एक्चुअली आपने सही चीज़ कहा है कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट में लगाया, तो फिक्स डिपॉजिट्स में भी रिस्क है और वो है इन्फ्लेशन रिस्क। जैसे आपने सही तरीके से शुरुआत की थी, आपने शो के शुरुआत में भी कहा था, वो सिंपल सी इतनी सी बात है कि अगर आप आज कोई फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा रहे हैं जो आपको 1 साल बाद या 5 साल बाद पैसे मिलते हैं, उन पूरे पैसों के साथ आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसके साथ आप जो खरीद सकते हैं वो उतना नहीं खरीद पाएंगे जो आप आज खरीद पाते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ते गया लेकिन आपके पैसे उतनी रफ्तार से बढ़े नहीं हैं। तो रिस्क नहीं लेना और अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम नहीं कह रहे कि आप फिक्स डिपॉजिट में मत करिए, हम नहीं कह रहे कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में मत करिए जिसमें आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है, उसमें बिल्कुल मत करिए। बात वो नहीं है। आपकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। आपकी ज़रूरतें ऐसी हैं कि कई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 1-2 साल या 3 साल या 4 साल में आपकी ज़रूरतें होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे क्योंकि उन रिक्वायरमेंट्स में आप रिटर्न्स नहीं देख रहे हैं, आप लिक्विडिटी देख रहे हैं। तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए और उसके साथ साथ में कुछ भी ब्याज मिले तो फेयर इनफ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, डॉटर 3 साल की हैं और वो उनकी पढ़ाई के हिसाब से 15 साल बाद पैसे चाहते हैं, अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको आपके पैसे उतनी
खरीदने की ताकत उन पैसों में होनी चाहिए ना। बाइंग द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ये होता है कि जितनी आज की वैल्यू है कम से कम आपको उतना तो उस समय खरीदने मिले जब आपके पैसे हाथ में आए। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी प्लानिंग में ना इंश्योरेंस के जरिए बैकअप करने की कोशिश की है। इन्होंने मैक्स शिक्षा प्लस सुपर लिया हुआ जिसकी 1 लाख सालाना प्रीमियम के तौर पर ये भरते हैं। साथ ही इन्होंने मैक्स लाइफ फ्यूचर गेन जीनियस भी लिया हुआ है, इसमें भी 1 लाख रुपए ये ईयरली भरते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका बहुत सारा पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट में जा रहा है जहां पे रिटर्न के लिहाज से इनकी कुछ खास कमाई नहीं होगी। एब्सोल्युटली। तो अगर हम देखें तो एंडोमेंट टाइप्स भी हैं, यूलिप्स भी हैं। सो जरूर है कि उन्होंने सोचा है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, सही प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। तो अब इनका पोर्टफोलियो में रिवैम्प करना होगा, तो शुरुआत कहां से करें? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है कि ये पीपीएफ में 8,000 रुपए कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका एक 8,000 रुपए की एसआईपी जारी है एक्सेस फोकस 25 फंड में, वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो। ठीक है। इसके आगे जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितना भी आपका मंथली सरप्लस है, हमें आपका एक्चुअल इन्वेस्टेबल सरप्लस मालूम नहीं है क्योंकि आपने अपनी इनकम और वो डिटेल्स दी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा, तो वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए करिए। आपका टारगेट 15 साल का है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक इक्विटी एसेट क्लास में डालें ताकि लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स मिले। आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं वो आप सारी अगर बंद करते हैं तो आपके पास लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करने के लिए अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो उस लिहाज से मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज बंद कर दें। आप सरेंडर नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन आगे का प्रीमियम अगर आप भरना बंद करते हैं तो भी आपके पास लिक्विडिटी काफ़ी जनरेट हो जाएगी, जो महीने की करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये आपके फ्री हो जाएंगे। अगर इतना फ्री होता है और वो पूरा आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं 15 साल की अवधि के लिए, तो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर होगा। इनकी फिक्स डिपॉजिट भी इसी साल मैच्योर हो रही हैं। एक उनकी हो रही है जुलाई में और एक उनकी हो रही है दिसंबर में। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर एक फुल इक्विटी आई मीन डेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रहा है, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर रहा है, अगर हम उन्हें एक साथ पूरा टर्न अराउंड करते हैं, बोलते हैं पूरे इक्विटी में करिए, तो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। सो इसी के लिए पहला स्टेप ये है कि आप अपनी इंश्योरेंस ओरिएंटेड पॉलिसीज में जो सेविंग्स ओरिएंटेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, उसे बंद करिए, वो प्रीमियम रीडायरेक्ट करिए। तो इनके लिए एक्चुअली एक ये बहुत बड़ा चेंज अपने आप में होगा। और बाद में कंफर्टेबल जैसे होते हैं तो फिक्स डिपॉजिट भी आप कन्वर्ट करते हैं, वो बात की बात है। एक टर्म कवर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पे डिपेंडेंट्स हैं, तो आप एक लाइफ कवर टर्म प्लान के जरिए, कंपनी का नाम हमने ले लिए हैं, 15 टाइम्स ऑफ योर इनकम आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ें। ऑलराइट विशाल जी, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो योर मनी को फिर से अपना सवाल ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं। हम आ गए हैं शो के आखिरी पड़ाव में और हमारे फेसबुक के दर्शक जितेंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। ओके, आपको एक लमसम निवेश करना है डेट फंड में, राइट? जी, रेगुलर मंथली इनकम के लिए। मंथली इनकम के लिए कितना निवेश करेंगे आप? लमसम अच्छा खासा अमाउंट करना है। ओके, और जो आपको विड्रॉल के लिए पैसे चाहिए होंगे वो आप हर छमाही या हर तिमाही या हर महीना कैसे अवेल करना चाहेंगे? मंथली लेना चाहेंगे। चलिए ठीक है। ओके, तो डेट फंड में मेरे ख्याल से इनकी अप्रोच तो काफ़ी सही है, तो रणनीति क्या हो? यस, खाली जितेंद्र जी, आपको ये समझना होगा कि आज की तारीख में डेट फंड्स में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है कि जो डिफॉल्ट्स की बात हो रही हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है डेट फंड्स में। सो आई एम ओनली कंसर्न कि अगर आप एक रिटायर्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिक्स्ड अमाउंट चाहते हैं तो ये अच्छा होगा कि अगर आप अपना अमाउंट स्प्लिट करें। आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक ऑप्शन है, आपके पास पोस्ट ऑफिस की MIS हैं, तो इनमें क्या होगा कि आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और वो आपकी एक कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ठीक रहेगा। सो एक हिस्सा, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा हिस्सा करिए, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ मेरी गुजारिश है कि आप ये डेट फंड्स को पूरी अच्छी तरह समझ लें। हमने काफ़ी निराशा देखी है इन्वेस्टर्स के माइंड में आज की तारीख में, क्योंकि कई बार हमने देखा है लिक्विड फंड्स के भी NAVs नेगेटिव में चली गई अचानक। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं कि ये एक परमानेंट फिनोमिना है और ये हर टाइम आगे होने वाला है, लेकिन मेरा सुझाव आपसे है कि थोड़ा स्प्लिट करिए अमाउंट को, क्योंकि आपको फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ चाहिए। एक बड़ा हिस्सा आप फिक्स्ड डिपॉजिट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस में लगाइए, छोटा हिस्सा अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा के आप SWP का मेथड यूज करिए, तभी आपको एक फिक्स्ड एवरी मंथ रिटर्न मिलेगा। उसमें HDFC शॉर्ट टर्म फंड एक ऑप्शन है, ICICI मीडियम टर्म बॉन्ड फंड, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा क्रेडिट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको दिया है फंड, बट नेवरदलेस
आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। और राइट, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का आपको विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा शो पे आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। @kavita.th पे ट्वीट करें, ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।